देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के लगभग 9 बज रहे थे। सड़क पर स्पीड से भाग रही गाड़ी के बढ़ती हुई हेडलाइट के अलावा थोड़ी थोड़ी चांद की रोशनी भी नजर आ रही थी और अब मेरे पेट में चूहे कूदने लगे थे। अब मुझे भूख लग रही थी, जिस वजह से मैं किसी दुकान की तलाश में था। लेकिन तभी मेरी गाड़ी से जोर से कुछ टकराया, जिसका मुझे एक पल के लिए तो पता ही नहीं चला। बाद में मैंने देखा कि गाड़ी के आगे वाला हिस्सा टूट गया है, यानी कि कोई मजबूत सी चीज टकराई है। फिर मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि गाड़ी के आगे के इंडिकेटर अब टूट चुके थे, जिस वजह से मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। तभी एक बस काफ़ी स्पीड में मेरी गाड़ी के करीब से निकल गई। मैं बस थोड़ा सा बच गया था, वरना उस बस की चपेट में आने में मुझे सिर्फ चंद सेकंड लगते। पहले तो मैं उस बस ड्राइवर को गालियां देता रहा, लेकिन तभी मैंने देखा कि पीछे की तरफ से वही बस एक बार फिर फुल स्पीड में भागती हुई मेरी तरफ आ रही है। जंगल और झाड़ियों से घिरे हुए उस रास्ते में चारों तरफ उस बस के अलावा किसी भी और चीज की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। इस बार यह बस मेरे करीब ही आ रही थी। डर के मारे मेरी तो आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि वहां पर कोई बस नहीं थी। यह देखकर मैं तो एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि इतनी बड़ी बस अचानक से धरती में तो नहीं समा सकती या फिर आसमान में भी गायब नहीं हो सकती। फिर यह बस अचानक से कहां गायब हो गई। मैं ये सब सोचते हुए अपने गाड़ी के करीब पहुंच गया और गाड़ी को चेक करने लगा। जब मुझे कुछ भी वहां पर नजर नहीं आया तो मैं वापस से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैं अभी बैठा ही था कि मुझे ऐसा लगा कि एक बार फिर कोई गाड़ी मेरे बहुत ही करीब से बहुत तेजी से गुजरी हो। मैं काफ़ी हैरान होने के साथ साथ काफ़ी डर भी चुका था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी भी ऐसा कोई भी अनुभव महसूस नहीं किया था। मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये क्या, मेरी गाड़ी अब स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऊपर से मुसीबत क्या कम थी और मैं इतना बोलते बोलते अपनी गाड़ी को लगातार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मानो मेरी गाड़ी अब पूरी तरीके से बंद पड़ चुकी थी। उस पर चाबी घुमाने का भी असर नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से मुझे थोड़ा गुस्सा आने लगा, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। तभी मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के पास से कोई गुजर रहा था। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी से नीचे उतरा, लेकिन तभी मैंने देखा कि जहाँ पर वह आदमी मुझे सिर्फ कुछ सेकंड पहले ही गाड़ी के दरवाजे के पास से गुजरता हुआ दिखाई दिया, तो अब वह उस जगह से 50 मीटर दूर था। इतनी जल्दी ये शख्स इतना लंबा कैसे चला गया, ये मेरे कुछ समझ में नहीं आया। पता नहीं क्यों, लेकिन इस जगह पर मुझे सब कुछ एकदम अजीब सा लग रहा था। कभी गाड़ी गुजरती तो कभी कोई परिंदा। खैर, मैं एक लंबी सांस लेते हुए एक बार फिर गाड़ी को स्टार्ट करने की अब कोशिश कर रहा था। शायद गाड़ी के इंजन ने ठंड को पकड़ लिया था, जिस वजह से वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अचानक से आसमान में काले काले बादलों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब चांद की रोशनी भी आनी बंद हो गई थी। काला अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था। उसी बीच में गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी के बोनेट को खोलकर उसे देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे उसमें कुछ भी खराबी नजर नहीं आई। गाड़ी टच से मस तक नहीं हुई। मैं थक हार कर पहले तो उस कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए अपनी गाड़ी के अंदर बैठा। अपना फ़ोन निकालकर मैंने रमेश अंकल को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था, और ऐसे इलाके में नेटवर्क का ना होना बड़ा लाजमी था, क्योंकि चारों तरफ एक गहरे सन्नाटे की चादर बिछी हुई थी। मुझे लगा कि अब मुझे किसी साधन की सहायता लेकर मुझे इस जगह से निकलना चाहिए। अब मुझे मेरी गाड़ी और किस्मत पर ज़रा सा भी विश्वास नहीं था कि यह आज की रात स्टार्ट हो जाएगी। मैं किसी गाड़ी के इंतज़ार में ही था कि तभी मुझे एक बस दिखाई दी। यह बस तो मैंने कहीं देखी थी, लेकिन कहाँ पर, इस बात का अंदाज़ा मुझे हो ही नहीं रहा था। तभी मैंने उस बस के आगे अपना हाथ दिया। बस ड्राइवर ने मेरे करीब आने के बाद गाड़ी को धीमा किया और फिर कंडक्टर बस से नीचे उतर गया। बस से नीचे उतरने के बाद मैंने उस कंडक्टर को पूरी बात बताई। मेरी बात सुनने के बाद उस बस कंडक्टर ने मुझे बस के अंदर बैठने का इशारा किया। मैंने इशारा पाते ही पहले तो गाड़ी को अच्छे से लॉक किया और फिर मैं उस बस में बैठ गया।
लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उस ड्राइवर या कंडक्टर ने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। मैं बार बार इस बात को नोट कर रहा था कि मेरे बोलने के बावजूद उन्होंने एक बार भी पीछे पलटकर मुझे जवाब नहीं दिया। ये सच में थोड़ा अजीब बर्ताव था। तभी मैंने देखा कि उस बस के अंदर मेरे अलावा एक भी यात्री नजर ही नहीं आ रहा था, मगर उस बस के मिरर बोर्ड पर लिखा हुआ था पलवल टू दिगर, यानी कि यह बस सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह पर छोड़ने वाली थी। लेकिन अब तो इसके अंदर मुझे एक भी यात्री नजर ही नहीं आ रहा था। तभी एक झटके के साथ मैं सीट से नीचे गिर पड़ा। तब तक बस उस जगह से काफी दूरी तय कर चुकी थी। मुझे वहां कंडक्टर भी अब नजर नहीं आ रहा था। फिर मैं अपने आप को संभालते उठा और फिर बस के आगे वाले हिस्से की तरफ चल पड़ा। जब मैं आगे पहुंचा तो मैंने देखा कि वह ड्राइवर पत्थर की मूर्ति की तरह आराम से बस की ड्राइविंग सीट पर बैठा बैठा बस को ड्राइव कर रहा था। उसके बगल वाली सीट पर वह कंडक्टर बैठा हुआ था। तभी मैंने उस कंडक्टर के कंधों पर अपना हाथ रखा तो वह एकदम से सीट पर नीचे गिर पड़ा। यह देखकर मैं तो एक पल के लिए हैरान हो गया और फिर मैंने पाया कि उस कंडक्टर की तो मौत हो चुकी है। मैंने उसकी सांसों को चेक किया तो मेरा पूरा शरीर अब कांप उठा और फिर उस ड्राइवर ने अपनी गर्दन को एकदम से पीछे घुमा दिया, जिस वजह से मैं तो हड़बड़ाते हुए पीछे की तरफ गिर पड़ा। मुझे इस बात को समझने में बिल्कुल समय नहीं लगा कि यह बस कोई साधारण बस नहीं है। और तभी मैंने देखा कि उस बस का कंडक्टर ऊपर वाले पाइप पर लटका हुआ था। इस पर उसकी दोनों आंखें खुली हुई थी। देखने में वो कंडक्टर बहुत ही भयानक लग रहा था। मैं अभी बस से नीचे कूदना ही चाहता था, लेकिन बस का दरवाजा भी एकदम से लॉक था। लेकिन मेरे पास एक मौका था कि मैं खिड़की के द्वारा नीचे तो कूद सकता था, लेकिन खिड़की की चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं आसानी से नीचे कूद जाऊं। मैं डरा सहमा पहले तो आगे वाली सीट पर बैठ गया ताकि मौका मिलते ही इस बस से बाहर निकल सकूं। तभी मैंने सामने की तरफ देखा कि एक बहुत ही चौड़ी खाई मुझे नज़र आ रही थी और अब मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद बस इस खाई के अंदर गिरने वाली है और उसके साथ ही साथ मेरा जीवन भी शायद यहीं पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सामने की तरफ की खाई बहुत ही खतरनाक और गहरी नज़र आ रही थी। फिर मैं तुरंत ही बस के कांच को तोड़ते हुए बस से नीचे कूद गया। इतनी जल्दी में क्या हुआ ये मुझे समझ ही नहीं आया। बस से नीचे कूदने के बाद मैंने देखा कि चारों तरफ खामोशी की एक परत बिछी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा इस कदर पर था मानो यहाँ पर इंसान तो छोड़ो, कोई परिंदा भी दूर दूर तक अपना पर ना मार सके। लेकिन मैं अभी भी खौफ से सहमा एक जगह पर दुबक कर बैठा हुआ था। लेकिन बैठने से क्या होने वाला था? मुझे किसी भी तरह से इस जगह का पता तो लगाना ही था कि आखिर मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। अभी मैं इसी चीज़ में डूबा हुआ था कि तभी मैंने देखा कि वही बस एक बार फिर बहुत ही तेज़ रफ्तार में मेरी तरफ बढ़ रही थी और इस बार उस बस ड्राइवर का चेहरा चमक रहा था जो बड़ा ही डरावना लग रहा था। कुछ वक्त के लिए मेरी आंखें बंद हो गईं, लेकिन जब दोबारा मैंने अपनी आंखें खोली तो वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद दिखने वाली वह बस मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आई। तभी मुझे एक रास्ता जो कि एक जंगल से होकर गुजरता था वो दिखाई दिया। ये रास्ता कहीं ना कहीं किसी गांव को जोड़ता था, जिस वजह से मैंने कुछ ज़्यादा सोचे समझे बिना ही उस रास्ते पर चलना ठीक समझा। मैं चुपचाप उसी रास्ते की तरफ निकल पड़ा और वह रास्ता जिसके चारों तरफ तार लगे हुए थे मगर सामने की तरफ एकदम खाली जगह पड़ी हुई थी। तभी एक पत्थर अचानक से मेरे सिर पर लगा, जिस वजह से मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा। तभी मैंने सामने नल की टंकी देखी और सच बताऊं तो मुझे प्यास भी बहुत तेज लगी थी। मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां पर चला गया। मैंने जी भर के पानी पिया। तभी मुझे कहीं से किसी के जोरों के हंसने की आवाज़ें आने लगी। इतने में मेरा सिर चकराने लगा और मैं भी वहीं पर गिर पड़ा। आगे क्या हुआ मुझे कुछ भी मालूम नहीं। जब मेरी आंख खुली तब मैंने देखा कि मेरे हाथ और पैर जंजीर से बंधे हुए थे और चारों ओर एक अलग तरह की चुप्पी थी। जब मैंने अपने आसपास ठीक से देखा तो मैंने पाया कि मैं उसी बस की एक सीट पर बैठा हुआ था और वह ड्राइवर ठीक मेरे बगल वाली सीट पर बैठा था। साथ ही साथ बस का वह मरा हुआ कंडक्टर मुझे लगातार अपनी एक आंख से
घूरे जा रहा था और तभी उसकी आंखें एकदम से बाहर निकलने लगी। असली डर और खौफ की दास्तां अब मेरे सामने थी, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि अब उस आदमी की आंखें एकदम से बाहर निकल गईं। अब उसकी आंखों की जगह दो काले काले गहरे गड्ढे बन चुके थे और फिर उस आदमी का शरीर अपने आप ही लहूलुहान बनने लगा। एक तरफ से चमकती हुई रोशनी बार बार मेरी आंखों पर पड़ रही थी। शायद ये कोई खंजर था और यह खंजर शायद मुझे बहुत ही जल्द मौत के घाट उतारने वाला था। उस वक्त मेरे पास में सिर्फ एक ही चारा बचा था, वह ये था कि मुझे बस भगवान का नाम जपते हुए किसी भी तरह से यहाँ से निकलना था। और तुरंत ही मैं भगवान का नाम जपने लगा। जंजीरें अब मुझसे दूर होने लगी थी। मुझे लगा कि शायद अब मेरी जान बच गई है, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि मैंने देखा कि बस का कंडक्टर उस बस की छत से उल्टा लटका हुआ था। मैं तुरंत ही अपनी सीट से खड़ा हुआ और जल्दी से बस से नीचे उतर गया। और जब मैं बस से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि मैं एक छोटे से बस स्टैंड पर खड़ा हुआ था, जहां कोई गांव दिखाई दे रहा था। गांव के अंदर भी एक खौफनाक चुप्पी सी बनी हुई थी। तभी मुझे याद आया कि ये तो वही गांव था जिसके एकदम करीब मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, यानी कि मैं अभी भी उसी जगह पर रुका हुआ था। मुझे एक रोशनी झलकती हुई नजर आने लगी, शायद वो किसी का कमरा था। मैं तुरंत उस कमरे की तरफ बढ़ता हुआ वहां पर उसके करीब पहुंच गया। अभी मैं बस से अपनी जान बचाकर उस कमरे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस छोटे से घर का दरवाजा एकदम खुला हुआ था। तभी मैंने आवाज लगाई तो एक जवान लड़का, जिसकी उम्र शायद यही 20 साल की होगी, तभी उसने मुझे जल्दी से अपने घर के अंदर आने का इशारा किया। मुझे इतना डरा सहमा देखकर उसने मुझसे इसके पीछे का कारण पूछा तो मैंने उसे पूरी बात बताई। तभी उसने मुझे बताया कि हमारे गांव का वो वाला रास्ता श्रापित और भूतिया माना जाता है। और उस लड़के ने बताया कि उस हाईवे पर सफ़ेद रंग की एक बस शिकार की तलाश में भटकती है, जो लोगों को अपने चंगुल में फंसाकर उन्हें अंतिम यात्रा तय करवाती है। साथ ही मुझे उस नल के बारे में भी पता चला कि उस पानी को पी लेने के बाद कुछ पलों के लिए इंसान या जानवर अपना होश खो बैठते हैं, यानी कि वो नशीला पानी होता है जो एक तरह से इसी माया का बना हुआ जाल है। जो भी शख्स किसी भी तरह बस से निकल लेता है उसे यहीं का पानी वापस से फंसा लेता है। दोस्तों, अब तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं कभी जिंदगी में ऐसे किसी बस में देर रात अकेले दाखिल होने की हिमाकत करूंगा, वरना मुझे पता है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।